यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस। उसमें हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। टेम्पलेट में आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पेज नंबर 12। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति। What are the major changes or developments brought about by industrial revolution? यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण दुनिया में कैसे चेंजेस आए, इंडस्ट्री में कैसे चेंजेस आए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? उसका मतलब होता है सीरीज ऑफ रिमार्केबल का मतलब नोनपात्र चेंजेस इन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी 1750 से लेके 1850 तक, सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी यानी 1750 और फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 1850, वहां तक जो भी चेंजेस आए उसको अपने बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रीज में चेंज आई, खास करके ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में। द वर्ल्ड रिवॉल्यूशन का मतलब होता है फंडामेंटल चेंज। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंक्लूड्स 2 फंडामेंटल चेंजेस। पहले तो इंडस्ट्री में मेथड चेंज हुआ। पहले हैंड वर्क यानी ज्यादातर काम हाथ से किए जाता था, यानी मैनुअल वर्क किया जाता था। उसकी जगह पे पावर ड्रिवन मशीन वर्क स्टार्ट हुआ, यानी अब मशीन से काम करना शुरू किया। चेंज इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वर्क एट होम टू वर्क इन फैक्ट्रीज। पहले लोग घरों में काम करते थे, अब फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया। यानी मतलब घर के अंदर जो फैक्ट्रीज चलती थी, घर के अंदर जो बिजनेस चलाए जा रहे थे, वो धीमे धीमे शिफ्ट होके बड़े बिजनेस के रूप में दूसरी जगह पे यानी फैक्ट्रीज के अंदर शिफ्ट किए गए। फिर आगे, नॉर्मली रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सडन चेंज, यानी एकदम से कोई चेंज आ जाए उसको। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एकदम से नहीं हुआ, उसमें सीरीज ऑफ इन्वेंशन यानी शोध, अलग अलग तरह की खोज की गई। उसमें स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम म्यूल, पावर लूम और मशीन लैब, ये सब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था, सब कॉटन टेक्सटाइल। इसमें 6 ग्रेट चेंजेस हुए और नोल्स एमसीक्यू के लिए आ सकता है। नोल्स ने ये जो मेजर चेंजेस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बताए वो कौन से? तो पहले, डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज क्रिएटेड डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्किल। द इंजीनियर्स वर रिक्वायर्ड टू डिजाइन द मशीनरी फॉर टेक्सटाइल। इंजीनियर को पहले तो मशीन डिजाइन करना था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। और कोल माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग यानी खानों में से अपने कोलसा निकालने के लिए। फॉर मेकिंग एंड रिपेयरिंग स्टीम इंजिन्स, स्टीम इंजन वरार यंत्र, उसको बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए। ऑल्सो फॉर मेकिंग टूल्स एंड लोकोमोटिव, टूल्स बनाने के लिए। लोकोमोटिव यानी ट्रेन इंजन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देयरफॉर द ट्रेन्ड एंड स्किल्ड इंजीनियर्स मस्ट बी अवेलेबल इन सफिशिएंट नंबर्स टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। यानी आपके पास अच्छे इंजीनियर्स होने जरूरी है। अगर इंजीनियर्स है तो इंजीनियर्स आपको वो रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करा पाएंगे, तो इंजीनियर्स की जरूरत हुई है सबसे पहली बात। दूसरा, रिवॉल्यूशन इन आयरन मेकिंग। कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कोई भी जगह पे चले तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है मशीन बनाने की। मशीन के लिए चाहिए आयरन, तो सफिशिएंट क्वांटिटी और गुड क्वालिटी आयरन की चाहिए। एंड इट नीड्स रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द प्रोसेस ऑन स्केल ऑफ आयरन मेकिंग। पहले आयरन मेकिंग जो किया जा रहा था वो स्मॉल स्केल के ऊपर किया जा रहा था, अब लार्ज स्केल के ऊपर। लार्ज स्केल यानी मोटा प्रमाण में उत्पादन, यानी जो प्रोसेस है वो भी बदल गया और साथ में जितना आयरन बनता था ना, वो आयरन की क्वांटिटी भी बढ़ गई बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में यूज ऑफ स्टीम पावर इन टेक्सटाइल। ज्यादातर पहले डेवलपमेंट हुआ था टेक्सटाइल के अंदर। द यूज ऑफ स्टीम पावर वाज नेसेसरी टू ऑपरेट द मशीनरी। स्टीम यानी वरार। Initially, the steam power was used in textile industries, but later the steam power was being used in wool, flax and silk industries. तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज करना शुरू किया।
अब खास करके कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज में ज्यादा था ये। और इसके बाद में राइज ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंक्लूड डिफरेंट प्रोसेसेस। इसमें ब्लीचिंग यानी पहले तो सफेद करना पूरा कपड़े को, कलरलेस को ब्लीचिंग बोला जाता है। फिर डाइंग यानी कलर बनाना उसके लिए, फिर फिनिश करना, उसको फिनिशिंग करना उसका प्रोसेस है, यानी मटेरियल हाथ में अच्छा लगे वैसा बनाना, और प्रिंटिंग करना लास्ट में। दिस प्रोसेसेस, इन सब के लिए आपको केमिकल्स की जरूरत पड़ती थी। सो द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री वो नेसेसरी हो गया, तो आपको केमिकल इंडस्ट्री भी साथ में स्टार्ट करनी जरूरी पड़ गई। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कोल माइनिंग। अब आयरन और स्टील बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको आयरन ओर की जरूरत पड़े पहले तो, यानी कच्ची धातु की जरूरत पड़े, लेकिन उसके साथ में उसको बनाने के लिए आपको सप्लाई ऑफ कोल की जरूरत भी थी। द कोल शुड बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कोक। ये ने कोल को अपने एयर की एब्सेंस में, यानी हवानी गैरहाजिरी में कोलसा ने गर्म करता कोक बने। रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। द रिवोल्यूशनरी change in transport is the last but the most important part of industrial revolution. ये रिवोल्यूशनरी, पहले ट्रांसपोर्टेशन बहुत धीमे धीमे होता था, अब फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी। पहले हॉर्स ड्रिवन कैरेज के अंदर से गुड्स जाते थे, यानी घोड़ा गाड़ी के अंदर। ये आउटडेटेड यानी पुराना हो गया ये, बिकॉज इससे इतना ज्यादा ट्रांसफर हम नहीं कर पाते थे। नॉट कैपेबल टू ट्रांसफर द फूड टू द लार्ज पॉपुलेशन एट द न्यू सेंटर्स ऑफ कोल एंड आयरन इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो नॉट कैपेबल टू ट्रांसफर द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। और साथ में हम रॉ मटेरियल को भी इंडस्ट्रीज तक पहुंचा नहीं पाते थे। और दूसरी बात, जो तैयार किया गया गुड्स था ना, उसको भी अपने मार्केट तक भी नहीं पहुंचा पाते थे। तो ये सारे के सारे हमारे लिमिटेशंस थे। फिर डिस्कस द इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 6 चेंजेस इसमें देखे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 8वां क्वेश्चन, डिस्कस द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल रिजल्ट्स, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, रिजल्ट जो लिखा है वही। अब पहला इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस यानी आर्थिक चेंजेस, यानी आर्थिक परिवर्तन क्या क्या है वो देखे। तो सबसे पहले मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन यानी खूब ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हुआ। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वर मोर और लेस डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या, कि जो भी प्रोडक्शन होता था ना, वो सीधा खुद के लिए किया जाता था, या तो उसमें एक ही प्रोसेस रहता था, एक से ज्यादा प्रोसेस होते नहीं थे। बट ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द मेथड्स बिकेम इनडायरेक्ट एंड राउंड अबाउट। During the Industrial Revolution, more priority was given to the production of capital goods. हमने मशीन को प्रोड्यूस करने में ज्यादा ध्यान दिया इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। दिस हैज इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। फिर ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब मूढ़ीवाद, जहाँ पैसा ही सब कुछ होता है। जो लिख रहा हूँ उसका मीनिंग है। अब इसके बाद ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज ऑफ नेचुरल इकोनॉमी इनटू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब नेचुरल इकोनॉमी का मतलब क्या, नेचुरल इकोनॉमी यानी सेल्फ सफिशिएंट, एक कबीले की तरह से काम करते थे, सब लोग एक दूसरे को मदद करे। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं था, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर केवल। और इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं था, प्रॉफिट का मकसद नहीं होता था। और इसमें पर्सनल स्किल, इंसान की जो काबिलियत है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, और कैपिटल के ऊपर नहीं। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेचुरल इकोनॉमी डिसअपीयर्ड। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो नेचुरल इकोनॉमी है ना, वो हमेशा के लिए गायब हो गई, और उसकी जगह पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में आई। मतलब पैसा ही सब कुछ है, और दूसरी बात, अपने खुद के लिए नहीं बनाते, दूसरों के लिए प्रोडक्शन करेंगे। द गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ सेल, लिखा है ना कि हम सेल के लिए बनाते थे, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं। टू ऑब्टेन द मनी टू बाय अदर रिक्वायरमेंट्स, यानी हम वो पैसा इसीलिए कमाते थे कि जिससे हम उसको खर्च कर पाए हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।
Money became supreme in everything is done and measurement in terms of money. पैसा है ने सब कुछ हो गया और उसके बाद में जो भी हो रहा था वो सब कुछ मनी से ही मेजर किया जा रहा था. मनी वॉज बोथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. पैसे को दोनों तरह से नाम दिया गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोला गया और मेजर ऑफ वैल्यू. अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी लेन देन करने का साधन, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे. और मेजर ऑफ वैल्यू यानी किसी भी कीमत को अगर तय करना हो तो वो तय मनी से किया जाता है. पीपल वर स्पेशलाइजिंग इन द स्किल्स इन नैरो सेंस, यानी लोग है ना सिर्फ एक ही काम जानते हैं. पूरी एक चीज बनाने के अंदर सिर्फ एक ही काम लोगों को आता है, बाकी सब काम के लिए वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंस रखते हैं. दे डिड नॉट प्रोड्यूस होल प्रोडक्ट्स बट दे फोकस्ड देयर स्किल्स टू प्रोड्यूस पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसेस. यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने टुकड़े बनाने में ज्यादा ध्यान दिया. द ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, यानी जो मालिक थे उन्हीं के पास ओनरशिप जो थी ना वो उनके पास. और दूसरी बात ये कि जो मालिक थे ना उनके पास पैसे भी ज्यादा, तो रिच क्लास हो गया. फिर दूसरा आता है उसके बाद में स्पेशलाइजेशन. ड्यू टू मास प्रोडक्शन एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द स्पेशलाइजेशन वाज पॉसिबल. पीपल स्टार्टेड टू चूज देयर प्रोफेशन टू वर्क, यानी लोगों ने अपने प्रोफेशन को जो उनको काम आता था उसी हिसाब से चुना, यानी मतलब इसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं. फिर एरियाज ऑफ वर्क, यानी उनको पता है कि कौन सी एरिया में काम करना है, तो वो ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन हो गया. फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वॉज डन इन वन एरिया. कॉटन टेक्सटाइल एक एरिया में होता था, लेकिन प्रोडक्शन आयरन एंड स्टील का दूसरे एरिया में होता था. इसी तरह से मशीनरी और हार्डवेयर वो कोई तीसरी जगह पे प्रोड्यूस होता हो. अब इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सम फैक्ट्री गुड्स वर वेरी एक्सपेंसिव. जो फैक्ट्री में बनाते थे गुड्स वो बहुत महंगे होते थे और उसको लोग ना लग्जरी मानते थे, मतलब वो उनकी पहुंच से बाहर थे, बाकी सब आम लोगों के पहुंच से बाहर थे. बट ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सच गुड्स वर परचेज बाय ऑर्डिनरी पीपल. अब ये जो सारी चीजें वो अब आम लोग भी खरीदने लगे. इन टैली, इन टैली यानी कंक्लूजन ये रहता है उसका, उसकी समझ ये रहती है कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किल्ड द स्मॉल इंडस्ट्रीज. छोटी इंडस्ट्री इन लोगों ने खत्म कर दी, बट लेटर it has provided the employment on large scale and also cheaper goods to the people. पर बाद में उसने लार्ज स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया और सस्ते में लोगों को गुड्स मिलने लगे. यानी एक जगह नुकसान भी था तो एक जगह फायदा भी. फिर ट्रेड साइकिल्स. अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी there are periods of prosperity with high prices and then periods of depression and slum. डिप्रेशन का मतलब मंदी, स्लम भी वही हुआ. स्लम और डिप्रेशन का मतलब मंदी का माहौल होता था और कई बार प्रॉस्पेरिटी यानी प्राइसेस एकदम ज्यादा बढ़ने लगती थी. और विथ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, जब स्लम होने यानी डिप्रेशन का टाइम आए तब अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और लॉस शुरू हो जाए. लेकिन प्रॉस्पेरिटी के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा, इनकम भी ज्यादा, आउटपुट भी ज्यादा, ये सबके लेवल ज्यादा होते थे और दे आर एट लोअर लेवल. डिप्रेशन में ये सब चीजें कम लेवल पे होती थी. फिर उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. सोसाइटी में क्या रिजल्ट आए, उसके सोसाइटी के अंदर क्या परिणाम आए. पॉलिटिकल यानी राज करने की स्टाइल जो है लोगों की वो कैसे बदली. अब पहले तो अर्बनाइजेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. देर आर there was migration and transfer of large work number of workers from rural area to urban areas in search of jobs. So there was rapid growth of urban population. तो अब देखो यहाँ लिखा है नहीं, टू जो है ना वो नीचे आ गया है,
फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ऐसा होना चाहिए, तो टू नीचे लिख दिया है। अब इसमें सबसे पहले तो देखो, अर्बनाइजेशन हुआ मतलब शहरीकरण। अर्बनाइजेशन का मतलब सिटीज में लोग ज्यादा बसने के लिए आने लगे, गांव खाली होने लगे। फिर स्लम एरियाज, सिटी के अंदर रहने की जगह नहीं। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स केम फ्रॉम विलेज टू टाउन्स फॉर जॉब, तो जॉब के लिए टाउन में आ तो गए लेकिन रहने की जगह नहीं है। बट दे कुड नॉट गेट प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी। दिस रिजल्टेड इनटू एन इंक्रीज इन स्लम एरियाज, यहाँ झुपड़पट्टी शुरू हुई, लोग गंदे एरियाज में रहने लगे। द स्लम एरियाज, द वर्कर्स इन स्लम एरियाज, द वर्कर्स आर कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब फोर्स्ड, उनको ऐसा कि ना छूट के उनको कहाँ पे रहना पड़ता था, एकदम गंदे एरियाज के अंदर रहना पड़ता है, जहाँ पे एक्सट्रीमली इनसैनिटरी, यानी गंदगी का निकाल करने की कोई व्यवस्था ना हो और डर्टी कंडीशन उसके अंदर हो। दिस हैज एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स यानी विपरीत, ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, इससे लोगों की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट हुई और एफिशिएंसी वर्कर्स की उसके ऊपर भी इसकी इफेक्ट हुई ना। उसके बाद आता है क्लास कंफ्लिक्ट। क्लास कंफ्लिक्ट यानी ऐसा कि वर्कर्स और कैपिटलिस्ट दो अलग अलग क्लास बन गए थे, वो दोनों क्लास के बीच में झगड़े शुरू हुए। झगड़े यानी कैसा, वर्कर्स को ऐसा लगता था और ऐसा होता भी था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कैपिटलिस्ट के द्वारा, यानी जो पैसे वाले वो उनका फायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स वर कंपेल्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 12-12, 18-18 घंटे तक काम कराया जा रहा था। द वर्किंग कंडीशंस वर नॉट सेटिस्फैक्टरी, और काम करने की जो जगह होती थी वो भी बराबर नहीं होती थी। देयर वेजेस वर वेरी लो, और जो पगार दिया जा रहा था वो एकदम कम। दिस क्रिएटेड क्लास कंफ्लिक्ट, क्लास कंफ्लिक्ट यानी वर्ग विग्रह के यानी गुजराती में दो क्लासेस के बीच में झगड़े शुरू होना, बिटवीन वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट, तो वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच में झगड़े शुरू हुए। फिर राइज इन एजुकेशन, अब ड्यू टू अर्बनाइजेशन अब लोग सिटीज में आने लगे, तो सिटीज में एजुकेशन लोगों के बीच में ज्यादा बढ़ने लगा। नाउ अर्बन पीपल बिकेम मोर एजुकेटेड, जो सिटी में रहने वाले लोग थे वो ज्यादा एजुकेटेड बन गए और बेटर ऑर्गेनाइज बन गए, ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करने लगे वो। द इंस्टीट्यूशन ऑफ और द डेली प्रेस, यानी ये रोज के जो अखबार आते थे, प्रेस यानी अखबार, जो रोज के अखबार आते थे वो फ्रीडम की आइडियाज फैलाते थे, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और डेमोक्रेसी लोकशाही, वो लोगों के बीच में ये सब आइडियाज फैलाना शुरू किया इन लोगों ने। फिर ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद देयर वाज एन इंक्रीज इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट ने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। सो द वर्कर्स वर कंपेल्ड टू यूनाइट एंड टू फॉर्म देयर यूनियंस, तो वर्कर्स को क्या करना पड़ा, अपना यूनियन बनाना पड़ा, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करना। मतलब दिस रिजल्टेड इनटू ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन यानी व्यापारी संगठन, मतलब वही लोग जो मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं उसको बोलते हैं अपने ट्रेड यूनियन। अब नाउ देयर वाज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, अब वर्कर्स के स्ट्रेंथ के अंदर इंक्रीज हुआ, यानी वर्कर्स जो है ना वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करने लगे। गवर्नमेंट वाज वर फोर्स्ड टू पास लेबर लेजिस्लेशन, लेबर लेजिस्लेशन का मतलब मजदूरों के लिए कानून बनाए गए, उनके हक के लिए कानून बनाए गए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। नाउ ट्रेड यूनियंस बिगिन टू नेगोशिएट विद एम्प्लॉयर्स ऑन इक्वल टर्म्स, तो जो ट्रेड यूनियंस है ना वो हमेशा नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट करना मतलब किसी के साथ में डिस्कशन करना, इस बात के लिए एम्प्लॉयर्स के साथ में डिस्कशन करना कि उनके राइट्स बराबर होने चाहिए। नाउ वर्कर गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तो उनको भी चांस मिला, किसका, पॉलिटिकल एक्टिविटीज यानी राजनीति में दाखिल होने का। ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी, उसने जो ट्रेड यूनियन को ऑर्गेनाइज किया था उसी ने इलेक्शन जीतना शुरू किया फिर बाद में। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट बार बार आएगा ये वर्ड, ये फ्रेज बोला जाता है इसको, तो ये इसका मतलब होता है कुछ हद तक। द प्रेजेंट डेमोक्रेसी यानी वोटिंग राइट्स कैन बी कंसिडर्ड एज द रिजल्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ब्रोड बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लोगों के बीच में एजुकेशन बढ़ा नहीं, इसी के कारण आज अपने डेमोक्रेसी भी देख रहे हैं। एट प्रेजेंट द वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आर इन बेटर पोजीशन
and they are able to enjoy a good standard of living. तो अगर हम बात करें तो जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के अंदर वो बेटर पोजीशन के अंदर थे, यानी जो इंडस्ट्रियलाइज यानी ऐसी कंट्रीज ने जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई थी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, क्योंकि उनके पास हक भी थे और उनके पास पैसे भी थे, इसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर